नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे वैक्सीन को लेकर, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन को मद्देनजर रखते हुए आज अलग अलग जिलों के अंदर कामकाज करने की कोशिश भी की गई है। 30 करोड़ नागरिकों के पास ये वैक्सीन पहुंचाने का पूरे तरह से लक्ष्य जो है वो केंद्र सरकार ने रखा है, लेकिन जम्मू, श्रीनगर और कुलगाम के अंदर आज इसका ट्रायल भी किया गया है। और जाहिर तौर पर आपको ये भी बताते चले कि ड्रिल रन जो है वो शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर और कश्मीर से दिखाना चाहेंगे कि आखिर वहां पर किस तरह से पूरे सूरत हाल बने रहे हैं। हमारे सहयोगी तजम्मुल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, देख लीजिए। अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने अपना दिल्ली का दौरा मुकम्मल करने के बाद जम्मू कश्मीर वापसी करते ही आज जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डीडीसी चुनावी उम्मीदवार जीतने के बाद शाइस्ता असलाम ने आज अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। इससे कबल अपनी पार्टी ने श्रीनगर के खानियार इलाके में एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया। श्रीनगर में अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने पहले ही कहा कि शहरी श्रीनगर और दीगर शायद कमोबेश 6 से 7 ज़िला काउंसिल वो तश्कील देने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि बेशतर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो अपनी पार्टी के साथ हैं। इस ज़मन में आज सईद अल्ताफ बुखारी, गुलाम हसन मीर, मोहम्मद दिलावर मीर और सीनियर कायदीन ने इस मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर इस तरह की और तकरीबात होंगी ताकि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द डीडीसी चुनावी काउंसिल जो हैं वो तश्कील दिए जाएंगे। इससे कबल पीएचईडी ने जिस तरह कोशिशें की कि ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी काउंसिल तश्कील दिए जाएं, भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ जम्मू बल्कि डोडा और दीगर इलाकों में डीडीसी काउंसिल तश्कील देने के लिए हतमी तैयारियां जो है मुकम्मल की है। लेकिन वहीं अपनी पार्टी ने अब की बार श्रीनगर से कमोबेश तकरीबन अब अपना डीडीसी काउंसिल बनाने के लिए तकरीबन तमाम राहें हमवार की हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के बाद अब आंकड़ों पे नज़र है कि अपनी पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या पीएचईडी के जितने भी उम्मीदवार जीत के आए हुए हैं, अगला हफ्ता बड़ा क्रूशल होगा कि क्या इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है या नहीं, क्योंकि बेशतर लीडरान की माने कि फ़िलहाल म्यूनसिपल और पंचायती चुनाव के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो फ़िलहाल नज़र नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अपनी पार्टी की कोशिश जारी है कि श्रीनगर में अब काउंसिल पे फौरी तौर पर अपना चेयरमैन नामजद किया जाए और उसके बाद दीगर अजला पे भी उनकी नज़र है। देखने वाली बात होगी अपनी पार्टी इंतखाब में अब कितने डिस्ट्रिक्ट्स में अपने काउंसिल तश्कील देने में कामयाब हो सकती है। इमरान तारिक के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान फाजिल क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, वो भी देख लीजिए। पूरे दुनिया भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मामलात और कोरोना वायरस के मामलात थम तो रहे हैं, मगर साथ ही साथ अगर बात करें वैक्सीन के मामलात जो है वो अब दिखाई देने लगे हैं। जिस तरीके से पहले ब्रिटेन ने दावा या रूस ने दावा किया वैक्सीन को लेकर, अब इंडिया में भी वैक्सीन के साथ साथ ट्रायल रन शुरू हो गई है। और अब खबर ये भी आ रही है कि वादी कश्मीर के जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेकर बात करें या कुछ हेल्थ प्राइमरी सेंटर्स में भी निशात एरिया से खबरें आ रही है कि वहां पर ड्राई रन आज से शुरू होने जा रहा है। एक बड़ी खबर और खुशाइन खबर है। साथ ही साथ खबर ये भी है कि श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी की तरफ से मेयर के जानिब एक नोटिस भी जारी की गई थी पहले कि 1 तारीख से जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर चालान भी ठोके जाएंगे। और ये ड्राइव लगातार वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर में जारी है। हम देख रहे हैं कि लोगों के साथ साथ ड्राइवर साहिबान को भी रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है, चालान भी हो रहे हैं, मगर चालान से बात नहीं बनेगी, बल्कि शऊर पैदा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इंसान को शऊर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिरकार अभी भी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जब तक पूरी तरह से कारामद होती है तब तक हमें खुद ही 3 चीज़ों का ख्याल रखना है: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर्स का। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज़, गुलिस्तान, कश्मीर। उसके साथ ही बड़गाम का रुख करेंगे। बड़गाम से भी अशरफ टार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और क्या कुछ पूरे सूरत हाल है बड़गाम के अंदर, क्योंकि आए दिन लोगों की तरफ से परेशानियों को लेकर प्रदर्शन भी होता है और मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग सड़कों पर भी उतरते हैं। लेकिन इस वक्त क्या कुछ रिपोर्ट है वो देख लीजिए। इस वक्त जो सर्दी का मौसम है, लोग जो है वो बहुत सारा लोड डाल रहे हैं, बॉयलर है, हीटर है, एक ही साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे डैमेजेस ज़्यादा आ रहे हैं वर्कशॉप में। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इस वक्त लोड कम करे, या तो हीटर जलाए या बॉयलर एक ही साथ दोनों चीज़ें इस्तेमाल ना करे, तो उससे लोड कम हो जाए। हम 5 भी करते हैं, 6 भी करते हैं,
दिन में हम इतने ट्रांसफार्मर करते हैं, 6 भी 7 भी कभी कभी 8 भी करते हैं। फैसिलिटीज़ है मगर थोड़ी बहुत जो है बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, और हमारे पास चेन ब्लॉक जो है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, जिससे हमें मतलब हम ज़्यादा बना सकते हैं, वरना 2 3 5 आदमी हमें लगते हैं लोड अनलोड करने में। वनकस वंद ये डैमेजिंग गसान ज़्यादा, ओवरलोड गसान ज़्यादा। सारी वर्कर रात दोस अफसर तक मेहनत, लुकन यहान फायदे वात इजा लगन कम गई रात दोह मेहनत सही, मगर अ थोड़ा बहुत बिल्डिंग ये थोड़ा ग मरमत तो ये गया ठीक। बे लुकन करान अपील, लुक त हिसाब सान लोड जाल मान हीटर कम चलाव बॉयलर वनकस लोड अमे मूजूब तम मान पावरस कर कदर, तम तिम दजन ट्रांसफार्म कम डैमेज ये ज्यादा लोड यमो जोल ट्रांसफार्म ओवरलोड गसान तवे तवे डैमेज गसान। वादी में मौसमी सरमा शुरू होते ही बिजली में आग की चोरी शुरू हो जाती है, मगर जो आम सार्फिन है वो भी बिजली का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इस बडगाम के वर्कशॉप में खड़े हैं, यहाँ पर डेली बेसिस पे जो है ट्रांसफार्मर डैमेज होके आते हैं और यहाँ से रिपेयर भी किए जाते हैं, मगर एक आदमी की गलती से या एक घर की गलती से पूरी सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। लोगों को भी चाहिए कि इस विंटर में जो बिजली का सही इस्तेमाल करें ताकि जो आवाम है उनको राहत मिले। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ तार अशरफ। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी में आपको दिखा देते हैं कि अपनी पार्टी के यहाँ नुमाइंदे के साथ खास बातचीत हमारे संवाददाता जमशेद मलिक की हुई है। क्या कुछ वो पूरी जानकारी दे रहे थे, किस तरह से पूरे सूरत हाल रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, देखिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी जुल्फकार अली हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि क्या मंशूर है इनके और आज की मीटिंग के। खास करके हम डीडीसी इंतखाबात की भी बात करेंगे इनसे। सर, पहली बार डीडीसी के इंतखाबात हुए और पहली बार ही आपकी जमात ने हिस्सा लिया, कितने मुतमईन हैं आप अपनी पार्टी की कारकर्दगी से? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो पार्टी कोई बड़ी लंबी उम्र की पार्टी नहीं है। यहाँ अगर आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो उस जमात की उम्र 21 साल है और 21 साल की जमात है जो उसने 24 सीटें हासिल की। हमारी जमात को बने हुए सिर्फ 9 महीने हुए हैं और 9 महीनों में हमने 12 सीटें जीती हैं और 25 सीटों पे हम सेकंड रहे हैं। ये अपने आप में हम समझते हैं कि इस हिसाब से देखें तो हम मुतमईन हैं कि बड़ी बड़ी जमातों के मुकाबले में हमारा ग्राफ जो है कदरे बेहतर रहा। लेकिन जहाँ तक तल्लक रहा नंबर ऑफ सीट्स का, हमने उतनी नहीं ले पाए क्योंकि इसके लिए नई जमात बनी है, बनने में वक्त लगता है। सर, आपकी जमात पे अब इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए कि मुंतखब हुए नुमाइंदों को ये खरीद फरोख्त या ज़बरदस्ती आप अपनी जमात में शामिल करना शुरू कर दिया। अपने माल को हर एक को संभाल के रखना चाहिए, वो किसी को बिकने क्यों देते हैं। उनका ये चाहिए जिसका है, और जो अपने ज़मीर के मुताबिक जिसको लगता है कि वो ज़मीर के मुताबिक कहीं मुतमईन नहीं है वो आना चाहे तो हम किसी के लिए रास्ता कैसे बंद कर सकते हैं। सियासत में तो दरवाजे दोनों खुले होते हैं, आने वाले के लिए भी और जाने वाले के लिए भी। सर, गुपकार अलायंस का इत्तेहाद हुआ 370-35 की वापसी के लिए, आपकी जमात का भी वही मंशूर है। दोनों जमातों का मंशूर एक रास्ते अलग अलग क्यों? देखिए, इस बात पे आप गुपकार अलायंस वालों से पूछ सकते हैं कि क्या बात है, क्यों हम अलग अलग हैं। हमारा एजेंडा जो है वो वही है जो हम परस्यू करना चाहते हैं और विगरसली हम वो चीज़ें हैं जो अचीवेबल चीज़ें हैं और अचीवेबल चीज़ों को अचीवेबल तरीके से ही हल किया जा सकता है। हम कन्फ्रंटेशन उस तरीके से नहीं करना चाहते कि हमारी चीज़ें जो अचीव ना हो सके, लिहाजा हम अपने लेवल पे परस्यू कर रहे हैं और ये गुपकार अलायंस वालों को जवाब देना होगा कि उनको और जमातों को और लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है या नहीं जोड़ने की ज़रूरत। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, आपने कहा कि आपकी पीडीपी जो क़यादत है उससे कोई गिला नहीं है आपको, फिर पार्टी को खैरबाद क्यों कहा गया? मुझे लगता है कि मैं अवाम की खिदमत करने के लिए इस फील्ड में हूँ और मुझे यही लगता था कि वहाँ रह के शायद अवाम की खिदमत नहीं हो पा रही, अवाम के मसाइल नहीं हल हो पा रहे। इन्हीं हालात की वजह से मुझे शायद ये फैसला। गुपकार अलायंस और आपकी जमात का मंशूर 370-35 से वापस लाना है और कल मुजफ्फर हुसैन बेग की तरफ से एक बयान आया कि वो अब नहीं लौट पाएगा, इससे कुछ आगे देखने की ज़रूरत है। आप किस तरह देखते हैं उनके बयान को? देखिए, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब क्या कहते हैं, वो क्या कह सकते हैं, उनके बारे में तो मैं कोई राय नहीं दे सकता। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ है हमें उसके लिए फ़ाइट तो करना है। वापस नहीं आएगा ये एक अलग पहलू है। हमने जो चीज़ मांगनी है हम तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही चीज़ें मांग रहे हैं।
370 हो तो वो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही मांगते हैं। रियासत का हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारी रियासत तोड़ दी गई है। कौन कहता है कि रियासत बनना दोबारा अचीवेबल नहीं है? 370A में जो प्रोटेक्शन थी, अगर आप उसको 370 के नाम से किसी को एलर्जी हो तो आप 371 के ज़रिए हमें प्रोटेक्शन दे दीजिए। हमारी रियासत में हमारे रियासत के नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए, ना कि एक बिहार से आके यहाँ किसी को रोज़गार मिले, गुजरात से आके किसी को रोज़गार मिले, पंजाब से आके किसी को रोज़गार मिले। हमारी रियासत के लोगों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए। हमारी ज़मीनों के मालिक हमारे यहाँ के रियासत के लोग हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई अमीर लोग बाहर से आएँ, पैसे वाले आएँ और हमारी ज़मीनें जो हैं यहाँ पे वो 4 पैसे ज़्यादा दे के ज़मीनें ख़रीद लें और यहाँ के लोग बेज़मीन हो जाएं। हमारी तो फाइट इस चीज़ के लिए, हम रियासत के तशख़्ख़ुस, रियासत की शनाख्त, रियासत के लोगों के हकूक़ के जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए हम कायम हैं और कायम रहेंगे। ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि इनका मंशूर भी 370-35A को वापस लाना है। हालांकि गुपकार अलायंस का भी यही मंशूर है, मगर रास्ते ज़रूर अलग अलग हैं दोनों के, मगर प्लेटफॉर्म एक ही नज़र आता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इनकी तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह कुछ जमातों की तरफ से इन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इनके लीडरों की खरीद फरोख्त हो रही है, अपनी पार्टी उसमें बहुत दूर है। जो लोग आना चाहते हैं उनका आज भी वेलकम करते हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। चलिए अब आपको लिए चलेंगे सरबजीत के पास, क्योंकि सरबजीत इस वक्त जिला कठुआ के अंदर पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। क्या वहां पर स्थिति है पूरी? सांबा जिला में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद यहां पर परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उनका हत्या की है। माइको वालों ने यह आरोप लगाया है और उसी आरोप के चलते कल उन्होंने सांबा में जहां रोष प्रदर्शन किया, वहीं आज कठुआ में भी कॉलेज मार्ग को बंद कर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। और उनका कहना है कि ससुराल वालों ने इस लड़की की हत्या की है। इस वक्त हम डिग्री कॉलेज रोड पर हैं और यहाँ पर रोड को ब्लॉक किया है डीसी ऑफिस कार्यालय के बाहर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कुछ यहाँ पर प्रदर्शनकारी। सर, क्या मामला है और क्या मांग करते हैं आप लोग? आपको भी पता चल चुका होगा कि हमारी छोटी बच्ची पल्लवी गुप्ता का मर्डर हुआ, और ये मर्डर हम इसलिए कह रहे हैं कि 31 तारीख को 12 बजे से 1 बजे तक जो भी पल्लवी का जो एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, उसमें पल्लवी ने मैसेज किए हैं कि मेरे को अभिषेक से और अभिषेक की फैमिली से खतरा है, और ये अल्कोहलिक है, शराबी है और लगातार मेरे को मार रहा है। इससे शादी करके मैं पछता रही हूँ, मैं डाइवोर्स चाहती हूँ। कहने का 12 से 1 बजे तक जो लड़की कहती है कि मेरे को बचा लो, ये मेरे को मार देंगे, और 11 बजे उसके ससुर को जब ये फ़ोन करते हैं, पल्लवी को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाती है। अनफॉर्चुनेट हुआ ये कि जब उसने मैसेज किए, वो मैसेज इन टाइम हम पढ़ नहीं सके, और जब सुबह मैसेज पढ़े, हमने फ़ोन किया तो उसका ससुर कहता है कि आपकी बच्ची मर गई। और जो ये अभिषेक बड़ियाल है, ये वहाँ पर रिपोर्टर है, इसका भाई भी रिपोर्टर है। और सबसे बड़े आप लोग अब क्या डिमांड करते हैं? जिस तरह से आप रोष प्रदर्शन करें, अब डिमांड क्या आपकी? हमारी डिमांड यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन वो फेयर होनी चाहिए, और अभिषेक को, क्योंकि उसको मारा गया है और उसको मारकर उसको लटकाया गया है, वो अकेला बंदा लटका नहीं सकता है। जिसने उसको मारा है और जो भी उसके परिवार के बंदे उसमें इन्वॉल्व हैं उस मर्डर में, उन सभी पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। अभी तक की जो कार्रवाई की है सांबा पुलिस ने, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो सांबा पुलिस का ये कहना था कि ये सुसाइड है, तो मैंने जो वहाँ के कंसर्न एसएचओ थे, मैंने उनको ये बोला कि क्या आपने लड़की के मैसेज पढ़े? जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक पल्लवी ने खुद मैसेज किए हैं कि मेरे को परिवार से खतरा है, वो मेरे को मार देंगे। और दूसरी बात यह है कि पल्लू जब जहाँ पर लाई, उसके पूरी बॉडी पे मार के निशान है, जो साफ दर्शाते हैं कि उसको मारा गया है, मार कर उसको लटकाया गया है। बिल्कुल। और उनका परिवार का कहना है कि उनको सांबा पुलिस पे विश्वास नहीं है, क्योंकि वो बंदा जो मीडिया का है, और जिस तरह से मीडिया का वहाँ पर रोल रहा, हो सकता है कि पुलिस के कोई लूप पोल हो जो पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना कर पाए। लेकिन वो चाहते हैं कि कठुआ की पुलिस को जो केस दिया जाए ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो सरकार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, ताकि हमारी बेटी के साथ इंसाफ हो और आने वाले समय में किसी की बेटी का इस तरह से दर्दनाक तरीके से मर्डर ना हो। तो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कॉलेज मार्ग को बंद किया गया है जिला उपायुक्त के कार्यालय के बाहर। उन लोगों की डिमांड है कि जो सांबा पुलिस है, उन पर जो कार्रवाई सांबा पुलिस अभी तक कर रही है, उस कार्रवाई पर उनको यकीन नहीं है। ऐसे में पूरी इन्वेस्टिगेशन को कठुआ पुलिस को सौंपा जाए।
कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK24/7 न्यूज़ के लिए। उसके साथ ही रुक करेंगे जिला सांबा का भी, और सांबा के अंदर भी क्या सूरत हाल बने हुए हैं वो भी देख लीजिए। कहते हैं गरीब को खुदा की मार, ये कहावत पूरी तरह से कई बार सच साबित होती है। मैं इस समय एक गरीब परिवार में मौजूद हूं, सांबा के शाबलोड इलाके में, और जिस घर पे मैं मौजूद हूं, ये घर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये घर आज पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। 3 दिन पहले इस घर को आग लग गई, और आग लगने के कारण बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन गरीब परिवार का ये घर, ये आशियाना आज पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। हर एक चीज जलकर राख हो चुकी है, बर्तन हो या किताबें जल चुकी हैं, घर का जो भी साजो सामान था वो जलकर राख हो चुका है। आज इस घर की छत तक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आज परिवार काफी मुश्किलों से घिरा हुआ है। लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि अगर गरीब को खुदा की मार है, तो कहीं ना कहीं मसीहा के रूप में भी कई ऐसे इंसान सामने आ जाते हैं जो उन परिवारों की मदद करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह से ये घर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, इस घर की अगर बात करें तो इस घर पे आज 5 सदस्य हैं, और अगर घर के मुखिया की बात करें तो उनकी 4 साल पहले डेथ हो गई थी, जो इस घर के मुखिया थे। और आज इस परिवार में 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, मां है, लेकिन आज परिवार काफी मुश्किलों में है, क्योंकि आज घर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, घर की छत तक नहीं है। आज इस परिवार को मदद की दरकार थी, और खबर दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आज इस परिवार को मदद काफी ज्यादा चाहिए, क्योंकि घर के मुखिया जिनकी 4 साल पहले डेथ हुई, उनकी चौबरसी है इसी महीने में, उसके लिए चंद पैसे इकट्ठे करके रखे थे, वो भी जब घर में आग लगी तो वो पैसे भी जलकर राख हो चुके हैं, और आज उन पैसों का भी कोई मोल नहीं रहा। लेकिन मसीहा के रूप में कुछ युवा सामने आए, और युवा आज इस परिवार की मदद करना चाहते हैं, और इन्होंने मदद की भी है। और खबर दिखाने का मकसद भी मेरा ये था कि जिस तरह से ये युवा मदद कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये खबर दिखाने के बाद यहाँ और लोग आएंगे, और सामाजिक संस्थाएं सामने आएंगी और इस परिवार की मदद करेंगी। तो मैं सबसे पहले इस परिवार के जो बेटे की बात करें, जो आज घर को चलाता भी है, पढ़ाई भी करता है, खेती बाड़ी भी करता है, और घर को चलाने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज इनका भी काफी दिल टूट चुका है कि मदद की दरकार है, और जो मेहनत की, आज मेहनत भी कहीं ना कहीं बेकार हो गई है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा है। अरुण, मैं आपसे जानना चाहता हूँ पूरा वाकया क्या हुआ था? सब वाकया यही हुआ था कि 3 बजे तक मतलब हम खेत में काम कर रहे थे, खेत से काम करके घर पे आए, और घर पे ही बैठे थे, अंदर ही बैठे थे, लाइट तो थी नहीं। 3 बजे लाइट आई तो हमने पीछे तो हमें देखा ही नहीं, अंदर ही बैठे थे। मोहल्ले वालों ने हमें बताया कि पीछे आग लगी है आपके। 3 बजे हम जब पीछे आए तो काफी कुछ जल चुका था। हमने बुझाने की कोशिश की, लेकिन बचा कुछ नहीं। तो किसी ने मदद की है इससे पहले आपकी? हाँ, बहुत संस्था वाले भी आए थे। प्रशासन की तरफ से कोई मदद? वो भी हुई तो नहीं है, वो कह रहे थे कि हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा थोड़ा। क्या सब कुछ जलकर राख हो चुका है? हाँ, सब कुछ जल गया। ये भी मैं पता चला कि पापा की आपकी चौबरसी थी इसी महीने, उसके लिए पैसे इकट्ठे किए? हाँ, पैसे भी इकट्ठे किए थे, उसी के लिए किए थे सब। पैसे भी जल गए? पैसे भी जल गए, कुछ नहीं रहा। आपका कोई फोन नंबर है जो आपकी मदद अगर कोई करना चाहता है तो वो आपकी मदद कर सके? हाँ, 9906218408। एक बार फिर से रिपीट कर। 9906218408। तो आज इस परिवार को मदद की दरकार है, और उम्मीद है कि इस परिवार की मदद जरूर होगी। BPL परिवार है, लेकिन जिस तरह से मैंने युवाओं का जिक्र किया, तो ये युवा जो है वो सामने आए और इस परिवार की आज मदद करने के लिए इनके घर पर पहुंचे हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा पहले। सर, मेरा नाम डिकी शर्मा है। डिकी जी, क्या आप मदद कर रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना बुरा भी लगता है जब इस परिवार इस दौर से गुजरता है। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की मदद आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए सर, ये हमने जो अपनी कमेटी बनाई थी ना, हमने बनाई थी कि चलो कोई भी, पहले हमने यही सोचा था कि जो गरीब परिवार होंगे उनकी हेल्प करेंगे। तो मगर जैसे भगवान ने मार इनको दी है, मैं कहता हूँ ऐसे दुश्मन को भी मार नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पहले भी बेचारे गरीब थे, आज घर जल गया है। तो हमें खुशी से नहीं आए हम, और मेरा कहने का मतलब है दुख है इनको। मेरा भाई है, लगता है हमारा, बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। हमारे से हमारी कमेटी के बंदों ने जितना भी होता था हमने उतना किया इनके लिए। हमने बोला कि हम आपके लिए दिन रात खड़े हैं, आपको जब भी कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। यानी आप आने वाले दिनों में भी अगर इनको मदद की ज़रूरत हो आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैं इनके साथ इसलिए बात कर रहा था, ये बाकियों के लिए भी प्रेरणा है कि अगर कोई मदद करना चाहता है तो वो मदद जरूर करे। आज इस परिवार को मदद की जरूरत है क्योंकि आज पूरी तरह से आशियाना जलकर राख हो चुका है। आज इनके ऊपर छत तक नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। उम्मीद है कि जिस तरह से मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ इस खबर के असर जरूर होगा। और ये परिवार है सांबा के शाबलोड़ इलाके का, जहाँ आज ये पूरा का पूरा घर जल चुका है, पूरा कुल्ला जल चुका है और आज परिवार के ऊपर छत तक नहीं है। उम्मीद है कि इस खबर को देखने के बाद आप भी यहाँ पर पहुंचेंगे और इनकी मदद करेंगे। हालांकि प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन उससे पहले आप अगर पहुंचे तो इस परिवार को सहारा मिलेगा, परिवार को एक उम्मीद की किरण जागेगी कि वाकई में हमारे साथ हमारा समाज खड़ा है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। इसमें या यहाँ पे एसडीपीओ ऑफिस है, 5-6 ऑफिस हैं, उनको ये कैटर कर सकता है जो लोग यहाँ पे हैं। तो वी एक्सपेक्ट कि आने वाले हफ्ते में शायद ओपन हो जाए पब्लिक के लिए। तहसील ऑफिस पटन में यहाँ पे तो बैतुल खुला बनाया गया था ताकि लोगों को यहाँ पे मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े, मगर अगर अभी तक की बात करें बिल्कुल तकरीबन तो 1-2 साल तो इसको बनाए हुए गए हैं, मगर अभी तक इसको खोला क्यों नहीं गया है, जबकि इस पे लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो बिल्कुल इस पे ताला लगा है, अभी तक इसको यहाँ पे खोला नहीं गया है। और अगर लोगों की बात करें, लोगों को यहाँ पे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। महकमा इसको खोलता क्यों नहीं है? शायद यहाँ पे ठेकेदार और महकमे के दरमियान कुछ है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग सफर कर रहे हैं। अब आला हुकाम या जो इससे मुंसलिक यहाँ पे महकमा है उनको चाहिए कि इस पे फौरी कार्रवाई करके इसको लोगों के लिए वक्फ किया जाए। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पटन। चलिए अब आपको जम्मू दिखा देते हैं, क्योंकि जम्मू के सरवाल अस्पताल के अंदर भी वैक्सीन को लेकर पूरी तरह से ट्रायल जो है वो किया गया है। नमस्कार। कोविड ड्राइव की शुरुआत हो चुकी है। जहाँ पे प्रोसेस चल रहा है बेहद जरूरी है ड्राइवर रोल आउट के लिए वैक्सीन आने से पहले ही पूरा किया जा सकेगा। दमन कश्मीर ऑब्जर्वेशन फोन किसका है? आज जैसे कि यहाँ पे मॉक ट्रायल किया जा रहा है वैक्सीन का, तो उसमें जो भी बेनिफिशियरी हमने सिलेक्ट किए हुए हैं वो सब वेटिंग रूम में है। उनका 1 बाय 1 यहाँ पे पूरा नाम, आईडी चेक किया जाएगा और पर्सन को पूरा देखेंगे कि वही है जिसको हमने बुलाया है। उसके बाद वो मैम के पास जाएगा और वहाँ पे वैक्सीनेशन उसको मिलेगी। यहाँ पे ऑनलाइन उसका डाटा चेक करके चढ़ाया जाएगा और यहाँ पे यस किया जाएगा कि उसको वो वैक्सीनेशन मिल गई है। उसके बाद 30 मिनट्स के लिए उसको ऑब्जर्वेशन रूम में देखा जाएगा, किसी तरह का कोई रिएक्शन वैक्सीन का उस पर तो नहीं होता, उसके बाद वो जा सकता है। आज ये मॉक ट्रायल है, इसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि जब ऐसा होगा तो कैसे हम लोगों को टैकल करेंगे। 4 मरहलों में बिल्कुल पूरे कंट्री में ही हो पाएगा, तो जम्मू कश्मीर में भी ये जो वैक्सीनेशन है 4 मरहलों में हो पाएगा। और इसके लिए तैयारियां जो करनी थी वो डिपार्टमेंट ने कर ली हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। अब वैक्सीन का अप्रूवल भी भारत सरकार ने दिया है, जैसे ही वैक्सीन हमारे पास आ जाएगी हम वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल दूर दराज इलाकों में भी इनके सेंटर्स खुलेंगे और वैक्सीनेशन साइट्स होंगी, सेशंस होंगे वहाँ पर, और वहाँ पर भी हम पूरी अपनी एनर्जी और पूरी एफिशिएंसी के साथ वहाँ भी वैक्सीनेशन करेंगे। एक साइट पर हमने प्लान किया है कि 100 से ज़्यादा नहीं, एक साइट पर। ये पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं कोई 1,06,000 के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के मिलाकर। इसमें आशा वर्कर्स भी आती हैं, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स भी आती हैं, तो उनको दिया जाएगा। प्रोटेक्शन के लिए ही तो वैक्सीन है,
वैक्सीन प्रोटेक्शन के लिए ही है। जो वैक्सीनेटर्स होंगे, वैक्सीनेटर्स को पीपीई किट्स दिए जाएंगे और जो अगर कोई एडवर्स इवेंट्स कुछ निकल के आते हैं कि कुछ खुदा न खास्ता कोई वाक़ा कुछ गुजरता है किसी जगह पर, तो उसको डील करने के लिए भी जो दवाइयाँ चाहिए, जो ऑब्जर्वेशन के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए, वो सब फैसिलिटीज़ हम वैक्सीनेशन साइट्स पर देंगे। आज ये 3 ज़िलों में हो रहा है, श्रीनगर, जम्मू और कुलगाम। तो आपने देखा कि क्या कुछ यहाँ पर कहना था लोगों का। बहुत ही लोगों के अंदर उत्साह भी देखा गया है, खुशी भी देखी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किस तरह से पूरा माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और उन पर पार पाने के लिए अब वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कितना लाभदायक ये पूरा वैक्सीन का जो एक प्रोसेस है वो मिल सकता है, हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब तक कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं होता तब तक इस पर एहतियात बरतना बहुत जरूरी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।